नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट संतोष फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल सीधा कैमरा सीधी बात दिल से। आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम शायद ही हो जिसने ना सुना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइंस की जीनियस एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। सन 1905 में उन्होंने के लिए गोल्डन ईयर था जब उन्होंने अपने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए जो साइंस के बेस को हिला गए। और इसी साल इन्होंने अपने सबसे बड़े फेमस इक्वेशन E=mc² को भी पब्लिश किया था। आइंस्टीन की कहानी एक मोटिवेशन है क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे। वो कोई बड़े एक इंटेलिजेंट नहीं, जीनियस नहीं मानते थे उनके टीचर। और उन्होंने उनकी जो इमेजिनेशन थी, उनकी जो कल्पना शक्ति थी, उसने पूरी दुनिया को ही बदल दी। यहां तक हम कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी। आज की वीडियो हम जानेंगे कि E=mc² क्या है, फोटोन थ्योरी एंड क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत कैसे हुई, और रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता क्या है, और सबसे बड़ी बात, आइंस्टीन और नील बोर की बीच हुई ग्रेट डिबेट जिसमें 2 महान मस्तिष्क आपस में टकराए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं E=mc² की, जहां E मीन्स एनर्जी। एनर्जी जो हमें देती है एबिलिटी टू वर्क, यानी कि हम जब एनर्जी है, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो ये इसी वजह से संभव है क्योंकि मेरे अंदर अभी एनर्जी है और मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये खड़ा हो पा रहा हूं। तो E मीन्स E=mc² में E का जहां E बताता है एनर्जी को, तो वहीं M डिपिक्ट करता है मास को। मास यानी कि वेट। अब कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर होगा तो उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी होगी। जो क्वांटिटी को फिगर आउट करता है वो मास है, वो M से डिनोट है। और यहाँ C है लाइट की स्पीड, और वो भी उसके स्क्वायर में, यानी कि लाइट की स्पीड यहाँ पे ऑन एन एवरेज 3 × 10⁸ मानी जाती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ E=mc² में ये बताता है कि मास और एनर्जी एक ही चीज है, या आप ये कह सकते हैं कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 रूप हैं। इससे पहले जब न्यूटन थे, उन्होंने बताया था कि मास और एनर्जी तो अलग अलग लेवल के हैं। बट जैसे ही आइंस्टीन ने जब ये बताया कि मास और जो एनर्जी है वो एक ही रूप है, जो कि समीकरण पे हमें बताता है E=mc²। यदि फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें कि अब कोई चीनी के दाने को देख लें या 1 ग्राम मास लें उसका, और उसको हम इक्वल टू करें उसकी एनर्जी को, तो 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी उससे रिलीज होती है। इट्स मीन कि 1 ग्राम मैटर से हम इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं कि इससे एक बहुत बड़ा शहर में हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब इसका जो रियल एग्जाम्पल है, जो E=mc² का यूज कहाँ हुआ था हमारे रियल लाइफ जीवन में, तो उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि सन की एनर्जी, हम सभी को पता है कि जो सन में जो एनर्जी आती है नाभिकीय संलयन से आती है, यानी कि फ्यूजन से आती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़ के हीलियम बन जाते हैं, जिसे फ्यूजन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन थोड़ा सा जो उसका थोड़ा सा मास होता है वो कन्वर्ट होता है लाइट और हीट में, जिससे जो कन्वर्ट होता है तो लाइट और हीट जो उससे प्रोड्यूस होती है, जिससे कारण जो सूरज अभी भी लगातार चमक रहा है। तो ये नाभिकीय फ्यूजन है। दूसरा है आपका हिरोशिमा का बम, जिसमें एटम को क्या होता है कि यूरेनियम का एटम को क्या होता है वो टूट जाता है, और जिससे क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। थर्ड है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां पे हम कंट्रोल रिएक्शन करते हैं जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ है पेट स्कैन्स, मेडिकल साइंस इमेजेस बनाने के लिए इस प्रिंसिपल की चीजों की जरूरत होती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो दर्शाते हैं कि छोटी सी इक्वेशन में कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं फोटो थ्योरी की।
तो जो 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक आइडिया दिया था कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया था क्वांटा का। अब आइंस्टीन ने इसे आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो भी पार्टिकल्स की तरह ही बिहेव करती है, और लाइट के पार्टिकल होने को उन्होंने नाम दिया था फोटोन का। जब लाइट एक मेटल के सरफेस पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये तभी संभव है जब लाइट को फोटोन माना जाए। इस डिस्कवरी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था और इससे स्टार्ट हुआ था क्वांटम फिजिक्स। तो एक तरह से हम आइंस्टीन की रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता को, क्लासिक फिजिक्स को चैलेंज किया, और दूसरी ओर क्वांटम थ्योरी ने का फाउंडेशन भी रखा। या आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं बाय मिस्टेकन आइंस्टीन ने ही क्वांटम फिजिक्स के का कहीं ना कहीं फाउंडेशन रख दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के जो सिद्धांत था उससे। एक तरफ आइंस्टाइन ने क्या किया था, रिलेटिविटी से क्लासिक फिजिक्स को चैलेंज किया था, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या बोला था कि क्वांटम फिजिक्स की उन्होंने को जन्म दे दिया था। क्योंकि इससे पहले जब न्यूटन थे तो न्यूटन ने जो चीजें बताई थी, तो उन्होंने मास को और एनर्जी को टोटली अलग अलग बताया था। तो लेकिन जब इनकी रिलेटिविटी का लॉ आया तो उसने पूरी साइंस को ही हिला दिया था। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल रिलेटिविटी का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था 1905 में, जो थ्योरी डायरेक्ट लीड करती है E=mc² की। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से या उसके बराबर समान से चाल से चले तो समय स्लो हो जाता है, या स्पीड ऑफ लाइट सभी की ये तब होता है जब हम मानते सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट सभी के लिए क्या होती है, कांस्टेंट है। ये न मैटर नहीं करता कि आप किसी चलते हुए पिंड में हो या आप निर्वात में या वैक्यूम में हो, तो लाइट को वैक्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हम साउंड और अन्य चीजों को देखते हैं तो उसमें वैक्यूम का कोई फर्क पड़ता है, बट टाइम क्या है, सबके लिए कांस्टेंट है। तो इससे पहले न्यूटन ने जो बोला था कि टाइम एब्सोल्यूट है, तो यहां आइंस्टीन ने बोल दिया कि ये क्या है, एक कांस्टेंट है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। यानी कि टाइम डायलेशन का मेन यही होता है कि अभी हम जीपीएस वगैरह चला रहे हैं तो इसी पे है कि यानी कि हम कोई अगर करीब बाहरी पिंड के पास हम जाएंगे तो वहां क्या होगा, समय थोड़ा सा रुक सा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो पॉइंट था इनका ये था ऑब्जेक्ट। इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट की लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि लेंथ भी कॉन्ट्रैक्शन में आता है। टाइम, जिससे टाइम और स्पेस क्या होते हैं, रिलेटिव हो जाते हैं। यानी कि टाइम और जो स्पेस है वो रिलेटिव हो जाता है। तो इसके 15 साल बाद इन्होंने एक और थ्योरी निकाली जो उसको अपनी ही बात को उन्होंने को और ज्यादा पुष्टि देने के लिए जनरल रिलेटिविटी जो सामान्य जो सापेक्षता का सिद्धांत था, इनमें इन्होंने बताया कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम का एक कर्वेचर है। यानी कि आप एक समझ सकते हैं कि ग्रेविटी जो है एक्चुअली में न्यूटन ने जब बोला था F=mgme करके जो फॉर्मूला निकाला था उन्होंने अपॉन r², उससे निकलता था कि ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स है। बट आइंस्टाइन के मुताबिक इन्होंने बोला कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है बल्कि क्या है, स्पेस टाइम का एक कर्वेचर है। लाइक एक चादर है, चादर में कई भारी पिंड होते हैं, तो भारी पिंड रखेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे से उसके ऊपर दबाव बनाएंगे जिससे ग्रेविटी की अनुभूति होती है। और हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कि सन और जैसे स्पेस टाइम, जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्पेस और टाइम को बैंड करते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जैसे हम किसी भारी ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो वहां टाइम स्लो हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। और इसी कारण जो है सन के चारों ओर जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं वो सन के चारों चक्कर करते हैं, रोटेशन करते हैं। इसका मेन रीजन ही ये है कि
भारी जितने भी भारी ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्पेस टाइम को बैंड कर देते हैं। तो रिलेटिविटी ने हमें समझाया कि यूनिवर्स वैसे काम नहीं करता जैसे हम सोचते थे, बल्कि ये बल्कि ये समय और स्पेस को एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है, ये बताता है। इस थ्योरी ने सबसे पहले प्रूव 1919 में जब सोलर इक्लिप्स हुआ था, तब स्टारलाइट को बेंड हुए देखा गया। तब जाके जब आइंस्टीन ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी उसको लोगों ने माना। और जो ग्रेविटी है एक्चुअली में फोर्स नहीं है, होके क्या है, वो स्पेस टाइम का कर्वेचर है, ये उन्होंने आइंस्टीन ने हमें बताया। तो आइंस्टीन की जो थ्योरी स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी थी, इसमें जो चीजें बताई गई हैं कि जो लाइट है वो डिपेंड ऑब्जर्वेशन के पे करता है, ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वर है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी लाइट की स्पीड चलते हैं तो समय आपके लिए स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने समय कांस्टेंट नहीं है, इसके एग्जाम्पल ये दिया था कि जैसे अगर हम हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो अगर कोई इंसान किसी चीज की कोई बुरी घटना उसके साथ घटती है तो वो टाइम उसे बहुत लंबा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको वो टाइम बहुत लंबा बीतता है। बशर्ते इसके बदले अगर आप कोई ऐसा काम करते जो आपको बहुत पसंद है, या आप किसी अपने बिलव के साथ या किसी जिससे आप प्यार कर उनके साथ रहते हैं, तो वो टाइम फ्लाई होता है, बहुत जल्दी करता है। तो ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके से ये बताता है कि समय हर इंसान पे अलग अलग होता है। सेम थिंग इसमें ये भी होता है कि अगर हम स्पेस में में जो टाइम है और हमारे जो अर्थ में जो टाइम है, इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। एक्चुअल में क्या है, हमने अपनी सहूलियत के लिए जो टाइम है उसे बाउंड कर रखा है, एक तरीके से बना रखा है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम जीपीएस को देखें तो हमें हर रोज उसके टाइम को सेट करना पड़ता है, अदरवाइज जो चीजें हैं वो लिंक नहीं हो पाएंगी। अब चलिए बात करते हैं साइंस के सबसे बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर पर। बात करते हैं आइंस्टीन और नील बोर के डिबेट पे। नील बोर का कहना था कि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में सर्टेनिटी नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन एक एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं होता बल्कि एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड पर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि नील बोर का कहना मतलब था कि जो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं वो क्वांटम फिजिक्स में टोटली चेंज हो जाता है। ये बताता है कि जब हम चीजों को क्वांटम लेवल पे देखते हैं तो हमारे जो क्लासिकल फिजिक्स में जो पढ़ाया जाता है उसके लॉ पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम उसकी पोजीशन क्वांटम लेवल पे, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, हम उसकी पोजीशन को हम एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर सकते, बल्कि उसकी प्रोबेबिलिटी में हम बता सकते हैं कि यहाँ हो सकता है या इस सिचुएशन में वो हो सकता है। जो आइंस्टीन को जो बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, उनका कहना था गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। कहने का मतलब है कि यूनिवर्स एक रैंडम नहीं हो सकता। तो आइंस्टीन का कहना था कि यूनिवर्स रैंडम नहीं हो सकता, जरूर कोई हिडन लॉ होगा जो इसकी रैंडमनेस को समझ सकता है। यानी कि आइंस्टीन का कहना मतलब था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में है तो वो रैंडम नहीं हो सकता। तो अगर कोई चीज रहती है इस तरीके से तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, और कोई ना कोई शायद जो हमारी मैथमेटिक्स से पता नहीं कर पा रही है। तो इस पे नील बोर ने जवाब दिया था, स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू। मतलब कि यूनिवर्स रैंडम है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस तरह से 1927 से लेकर 1930 तक इन दोनों के महान वैज्ञानिकों के बीच हमेशा बहस बनी रही। बट अपनी अपनी तरह दोनों जीनियस सही थे, क्योंकि क्वांटम लेवल पे टोटली डिफरेंस थे। और हो सकता है कि आइंस्टाइन खुद इस बात को नहीं पचा पा रहे थे, जो उन्होंने जिस चीज की उन्होंने उत्पत्ति की थी वही चीज उनकी जो सोच है उसको
कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। तो दोनों माइंड्स के जो भी उनके व्यूज थे, उन्होंने मॉडर्न मैकेनिक्स को बनाया, का बेस बनाया। बोर की प्रोबेबिलिटी वाले व्यू ने मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स को बनाया, जिससे हम क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं। और आइंस्टाइन के डाउट ने साइंटिस्ट को और गहरा रिसर्च करने के लिए मजबूर किया, जिससे आगे चलकर क्वांटम इंटेंगलिमेंट, क्वांटम कंप्यूटर आदि की बात हुई थी। और इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस पोजीशन का परिवर्तन कहा गया था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टाइन ने जिस चीज के लिए उन्होंने, दोस्तों आज हमने देखा कि आइंस्टीन का E=mc², जिसे दिखाया कि मास और एनर्जी एक ही चीज है। फोटोन थ्योरी जिसने क्वांटम फिजिक्स को जन्म दिया। रिलेटिविटी जिसने हमें टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया, जिसने हमें बताया कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि वो एक स्पेस टाइम का कर्वेचर है। और आइंस्टाइन और नील बोर की डिबेट ने हमारी पूरी साइंस की फिलॉसफी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन रादर देन द नॉलेज। और सच में एक इंसान की सोच पूरी साइंस की डायरेक्शन बदल दे सकती है। और नील बोर ने कहा था, एनीवन हु इज नॉट शॉक्ड बाय द क्वांटम थ्योरी हैज नॉट अंडरस्टैंड इट। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स को उतना ही स्ट्रेंज है जितना कि एक्साइटिंग। आप इसके अंदर जितना आप सोचेंगे वो आपको उतना ही उलझते जाएंगे, क्योंकि क्वांटम लेवल पे जो हमारी जो थ्योरीज है टोटल चेंज हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे स्ट्रिंग थ्योरी, ये क्वांटम पे ही आती है। आप उसके बाद बात करेंगे कि पैराडॉक्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो क्वांटम लेवल पे जो हमारे फिजिकली हम जो देख रहे हैं, जो भौतिकी के जो नियम जो क्लासिकल फिजिक्स में हमने पढ़े थे, वो टोटली चेंज हो जाते हैं। आज के समय में हम क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं। हम रिलेटिविटी से जीपीएस बना रहे हैं। और E=mc² से हम न्यूक्लियर पावर और मेडिकल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी अपने जीवन में बनाए रखिए, और छोटे छोटे सवाल कल की महान डिस्कवरी हो सकते हैं। फिर मिलेंगे अन्य टॉपिक पर, तब तक ले बाय बाय।